बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। जी तो बेटा पहला न्यूमेरिकल है, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इफ एन ऑब्जेक्ट causes an extension of 16 मीटर, व्हाट विल बी इट्स वेट। तो जी बेटा इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है उसमें आपको जो स्प्रिंग की एक्सटेंशन दी गई है वो 20 मिलीमीटर है और जो वेट है वो 40 न्यूटन है। इसी तरह से इसी क्वेश्चन का अब दूसरा पार्ट जो बनेगा उसमें उसने हमें जो एक्सटेंशन दी है बेटा वो 16 मीटर है और जो वेट है वो हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जी बेटा अब इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, जिस तरह ये मैंने थोड़ी सी डायग्राम बनाई है, पहले आपको डायग्राम को समझा देता हूं। बेटा देखिए जरा, इसका जो फर्स्ट केस है उसमें वेट ज्यादा है। जिस तरह मिसाल के तौर पर पहले उसने 40 न्यूटन वेट दिया था तो एक्सटेंशन ज्यादा हुई है 20 मिलीमीटर। ठीक है जी। तो ये मैंने स्ट्रेचिंग उसकी ज्यादा बना दी है। ठीक है, ये 20 मिलीमीटर स्ट्रेचिंग बन रही है, ये गिवन डाटा है। ठीक है बेटा, इसी तरह से इस क्वेश्चन का दूसरा जो केस है उसमें जो एक्सटेंशन दी गई है उसको 16 मिलीमीटर दिया गया है। तो इसका मतलब है जाहिर बात है ये वेट कम होगा, तो यही वेट हमने फाइंड करना है। तो के की वैल्यू कहां से आएगी? जी बेटा जो फर्स्ट केस है वहां से हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और सेकंड में केस में हम वो के की वैल्यू यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लाजमी लिखना है बेटा आपने। एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, जो x1 एक्सटेंशन है फर्स्ट केस वाली 20 मिलीमीटर। जी बेटा तो x1 जो है वो 20 मिलीमीटर है। तो ये जो मिली है ये प्रीफिक्स है बेटा, इसको आपने खत्म करना है। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मिली इज m इज अ प्रीफिक्स कॉल्ड मिली और इसकी वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर -3 या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/1000। तो ये जब m को खत्म करेंगे उसकी जगह पे ये आप देख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -3 लिख दिया। उसके बाद आपको पता है बेटा ये भी गिवन है, लोड इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ये गिवन है। अब ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, तो फर्स्ट केस में हम इन दोनों को इस्तेमाल करके के फाइंड कर लेंगे। बाकी जो गिवन डाटा है वो है बेटा फॉर एक्सटेंशन x2। अब दूसरी जो एक्सटेंशन दी हुई है वो 16 मिलीमीटर है। इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 16 मिलीमीटर को मिली खत्म करेंगे और एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 10 रेज टू द पावर -3 मिली की जगह पे लिख देंगे और ये बन जाएगा 16 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -3 मीटर। जी बेटा अब हमने फाइंड क्या करना है, एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो फर्स्ट केस है उसको यूज करके स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे और दूसरा है हमने वेट फाइंड करना है। जब भी बेटा ग्रेविटी एक्ट करती है तो हम फिर फोर्स की जगह पे वेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा जी, अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बेटा F1 इज इक्वल टू के x1। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है F इज इक्वल टू के एक्स। क्योंकि हमारे पास दो केसेस हैं इसलिए 1 और 2 इस्तेमाल करेंगे हम। फर्स्ट केस में हमने लिख दिया है F1 इज इक्वल टू के x1। तो बेटा आपको पता है वैल्यूज पुट कर दें। अब इसको रीअरेंज कर लें थोड़ा सा, क्योंकि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो x1 को दूसरी साइड पे ले जाए तो x1 बटे में चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा F1 ओवर x1। अब F1 की वैल्यू वो भी गिवन है 40 न्यूटन है और जो है x1 एक्सटेंशन वो भी गिवन है बेटा, वो 20 मिलीमीटर थी और हमने बनाया था उसको 20 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट किया था, तो इसी तरह से इसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब 20 1s are 20, 22s are 40, तो ये 2 आ गया यहाँ पे और ये जो 10 रेज़ टू द पावर -3 है बेटा ये ऊपर जाके 10 रेज़ टू द पावर +3 आ जाएगा। इसको इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू द पावर +3 का मतलब है 1000, जब 1000 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2000। तो अगर ऐसे लिखना है ऐसे लिख दें, अदरवाइज आपको पता है ये 2 ऐसे ही रहने देंगे और 10 रेज़ टू द पावर 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, किलो, क्योंकि ये एक प्रीफिक्स है। तो ये बन जाएगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है बेटा, ये यूनिट कैसे बना, यूनिट बनाना सीख लें बेटा। ये जिस तरह आपने के की वैल्यू इज इक्वल टू के का कुलिया लिखा है, फॉर्मूला लिखा है इज इक्वल टू F1 ओवर x1। F फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन आ गया और बटे में x1 लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो ये बन गया न्यूटन पर मीटर। पर मतलब -1 ऊपर लिख दिया जाता है। अब बेटा के की वैल्यू हमने निकाल ली, वो आई है 2 किलो न्यूटन पर मीटर या फिर 2000 न्यूटन पर मीटर, ये इसका एसआई यूनिट है। तो इसलिए एसआई यूनिट में वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब देखें दूसरा केस जो है, दूसरे केस में हमने क्या करना है ये मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। हमने दूसरे केस में हमें एक्सटेंशन दी हुई है 16
और ये जो मास है ये हमने फाइंड करना है कि ये कितना है। तो जी बेटा हमारे पास जो कुलिया है, मास कह लें या वेट, क्योंकि ये वेट बनेगा ना मास के जरिए से, तो वेट बनना है, ठीक है जी। तो ये हमने वेट इसका फाइंड करना है जी बेटा। तो वेट किसके बराबर है, F2 के। देखा मैंने कहा था ना कि अंडर ग्रेविटी जब भी एक्ट करेगा कोई भी केस, तो हम फोर्स की जगह पे क्या लिख देंगे, वेट। तो W इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू KX1। बस आपने बेटा वैल्यूज पुट करनी है। तो K की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया वो 2000 आ जाएगी, और X1 की वैल्यू जो सेकंड केस है वो गिवन वैल्यू जो है 16 मिलीमीटर, ये हमने लिखी हुई है 16 मिलीमीटर। तो ये बना था 16 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। तो जी बेटा ये वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो अगर ये कैलकुलेशन को देखें जरा, ये लिखा है 10 रेज़ टू द पावर -3। -3 का मतलब है कि बटे में 1/1000 लिखा हुआ है, ठीक है जी। और यहां पर भी 3 जीरो है, तो इसके 3 जीरो और ये 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आंसर आपका 32 न्यूटन। जी बेटा ये न्यूमेरिकल हो गया आपका। आगे चलते हैं जी बेटा। जो सेकंड न्यूमेरिकल है आपका, द मास ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज 4.5 किलोग्राम। ठीक है जी। आपको लीटर्स दिए हुए हैं, मींस आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, उसके बाद आपको मास दिया हुआ है, वो कितना है जी 4.5 किलोग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ डेंसिटी इन SI यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल में हमने यूनिट लिखना होता है जी बेटा। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे आप परेशान हो रहे होंगे कि हम लीटर्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये मैंने एक ऊपर वैल्यू लिख दी है, ये बहुत आसान है, याद रखना भी मुश्किल नहीं है। बस आपने क्या करना है कि जो लीटर है अगर इसको मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो आपको साथ क्या लिखना पड़ेगा, 10 रेज़ टू द पावर -3। जो भी लीटर की वैल्यू लिखी हुई है ना, जो आपको गिवन है, उसके साथ क्या लिख दें, 10 रेज़ टू द पावर -3। तो वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है बेटा, जिस तरह यहाँ पे उसने हमें वॉल्यूम दिया हुआ था वो कितना है 5 लीटर्स, तो हम इज इक्वल टू लिख देंगे 5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया है SI यूनिट में। ठीक है बेटा, इसी तरह मास गिवन था वो पहले ही किलोग्राम में दिया हुआ है 4.5 किलोग्राम, तो इसकी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको आता है बेटा, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास ओवर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी बेटा, तो मास भी गिवन है आपको, वॉल्यूम भी गिवन है, वैल्यूज पुट करें 4.5 ओवर 5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -3। अब 4.5 और 5 इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.9, और बेटा 10 रेज़ टू द पावर -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसको हम SI यूनिट में लिखना था, इसलिए हमने 10 रेज़ टू द पावर -3 को खत्म नहीं किया, किसी प्रीफिक्स में चेंज नहीं किया, क्योंकि इसका जो डेंसिटी का SI यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं जी बेटा। अब आपका जो थर्ड न्यूमेरिकल है, व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर। जी बेटा, एक मेजरिंग सिलेंडर है, उसके अंदर आपने क्या किया है, कोई मास डिप किया है। ठीक है जी, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको आपने क्या किया, उसमें डिप किया है। द लेवल ऑफ वाटर इज राइजेस फ्रॉम 40 सेंटीमीटर क्यूब टू 44 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको पता है, कोई भी क्यूब है जिसके जरिए से आपने किसी सॉलिड का जो नॉन यूनिफॉर्म शेप्स हैं उनका आपने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप क्या करते हैं, एक क्यूब लेते हैं या कोई भी एक बर्तन है, ठीक है, तो ये लैब्स में आपको नजर आएंगे। तो उनकी जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं उसकी, उसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखी होती हैं। ठीक है, अब होती है वो शीशे की है, तो आर पार आपको नजर आ रहा होता है। तो उस मेजरमेंट के लेवल पे जाके आप देखते हैं कि पानी कितना ऊंचा है, या जो भी लिक्विड उसमें डाला हुआ है वो कितना ऊंचा है। उसकी फर्स्ट मेजरमेंट भी ले ली जाती है। उसके बाद आपने जो भी सॉलिड इसने लिखा हुआ है जी, एक सॉलिड है 60 ग्राम का, उसके अंदर डिप किया गया है। तो अब उसका जाहिर बात है जब डिप करेंगे तो उस लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब वो लेवल कितना हाई हुआ है ये हमने नोट करना होता है। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम, तो उसका मिसाल के तौर पर फाइनल जो उसका वॉल्यूम हो गया है डिप करने के बाद वो कितना है 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो जी बेटा, उसको अब हम नोट कर लेंगे। दोनों वॉल्यूम हमने नोट कर लिया, अब इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। जब डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये जो वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम उस सॉलिड का होता है। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, फिर आपको जरा अच्छी तरह से जी। तो बेटा गिवन डाटा है मास m इज इक्वल टू 60 ग्राम। अब जो 60 ग्राम है उसको आपने SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1000 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने अपनी तरफ से किया है, तो क्योंकि हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है।
जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि मैथ का ये रूल है कि कोई भी अमल आप मैथ में अपनी तरफ से करते हैं, उसका उलट अमल भी कर देते हैं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपको पता है ये 1000 से कैंसिल हो जाएगा और इसका जवाब 1 आ जाएगा, 160 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 ही आंसर आएगा ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो अचीव हो जाता है, हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। ये देखिए जरा, ऊपर वाला जो 1000 है उसका बन गया के किलोग्राम, ठीक है। जो नीचे वाला 1000 है उसकी पावर बना देंगे 10 रेज़ टू द पावर -3, क्योंकि ये नीचे पड़ा है, जब ऊपर जाएगा बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3। तो ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। हमने इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना था, वो हमने कर लिया। तो 60 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -3 किलोग्राम, ठीक है जी। ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया मास को किसमें, ऐसे यूनिट में। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड V इज इक्वल टू फाइनल वाटर लेवल ओवर माइनस इनिशियल वाटर लेवल। तो जाहिर बात है ये मैं पहले भी समझा चुका हूं कि अब उसने वाटर के 2 लेवल दिए हुए हैं, मतलब जो भी उसको आपने उसमें सिलेंडर में डाला हुआ है, मेजरिंग सिलेंडर है, उसमें जो लोअर लेवल था वो 40 सेंटीमीटर क्यूब था। फिर आपने क्या किया, उसके अंदर उसको डिप कर दिया सॉलिड को, फिर उसका लेवल अप हो गया। अब जो इनिशियल लेवल था वो 40 सेंटीमीटर क्यूब था, जो फाइनल है वो 44 सेंटीमीटर क्यूब है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा वो वैसे ही हमें पता है, 4 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है जी। तो अब तो फिर इसका तरीकाकार होता है फाइनल वाटर लेवल माइनस इनिशियल वाटर लेवल। जी बेटा, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, तो हमने इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेना है इनको, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब। जी तो बेटा फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है V इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको पता है इस सेंटी को हमने खत्म करना है और इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो याद रख ले बेटा, जो पावर ऐसे यूनिट की होती है वही प्रीफिक्स की होती है। ये रूल है लिखने का, ऐसे यूनिट लिखने का, जो प्रीफिक्स लिखने का रूल है। कभी भी पावर प्रीफिक्स पे नहीं लिखी जाती, पावर सिर्फ ऐसे यूनिट पे लिखी जाती है और ये कंसीडर किया जाता है कि वो प्रीफिक्स की भी है। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है, ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब है ना, असल में ये है सेंटीमीटर होल क्यूब। सेंटीमीटर की भी, ये सेंटी की भी पावर है, तो ये सेंटी क्यूब भी आ जाएगा और मीटर क्यूब भी आ जाएगा। इसी तरह सेंटी की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर -2 और होल 3 आ जाएगा। इसी तरह m3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये इस तरह से ये वाला सेंटी खत्म होगा, ठीक है। गलती से यहाँ पे सिर्फ 10 रेज़ टू द पावर -2 लगा के ना क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो सेंटी है इसकी पावर बन रही है क्यूब, उस हिसाब से 4 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर क्यूब आएगा बेटा। तो ये आपने ऐसे यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब डेंसिटी आपने फाइंड करनी है। अब बहुत आसान है क्वेश्चन आगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटा। तो एज यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें, मास की वैल्यू आपको आपने बना ली थी ऐसे यूनिट में, वो है 60 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -3 किलोग्राम। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बटे में आपके पास क्या है बेटा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी आपने बना लिया है, वो कितना है 4 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यूज लिख दें। अब 4 और 60 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो क्रॉस ये जो आपके 10 रेज़ टू द पावर 3 आया है, इसको देख ले जरा बेटा, ये 10 रेज़ टू द पावर -3 तो ऐसे ही रहेगा और 10 रेज़ टू द पावर -6 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। ये देखिए जरा, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो जवाब हमारे पास जो आएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो जो जवाब हमारे पास आना है वो क्या आना है, 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जी बेटा, तो जी बेटा फोर्थ न्यूमेरिकल है, a block of density 8 cross 10 raised to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब has a volume 60 सेंटीमीटर क्यूब, find its mass। ये बेटा ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो पीछे आपने न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज किया है डेंसिटी का, वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। चलते हैं जी बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। जी तो बेटा आप देख सकते हैं, गिवन डाटा देखें, डेंसिटी आपको गिवन है 8 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए ये पहले ही ऐसा यूनिट में है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम को देखिए जरा, 60 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटी को खत्म करें जिस तरह पहले खत्म किया था। मैंने कहा है कि प्रीफिक्स की वैल्यू पावर नहीं लिखी जाती, हमेशा ऐसे यूनिट की पावर लिखी जाती है, और जो ऐसे यूनिट की पावर होती है वही प्रीफिक्स की पावर होती है। इट मीन्स यहाँ पे ये ऐसे बनेगा सेंटीमीटर क्यूब, एक्चुअली ये बनेगा सेंटीमीटर होल क्यूब। तो इसका मतलब ये सेंटी की भी पावर है और मीटर की भी पावर है। सेंटी की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर -2 और जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये इस तरह से बनेगा, ये आ जाएगा फिर 60 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर क्यूब। जी बेटा, तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने डेंसिटी फाइंड करनी है जी। डेंसिटी का कुलिया, सॉरी मास फाइंड करना है। तो डेंसिटी का कुलिया आपके पास क्या है, वो आप देख लें जरा, मास ओवर वॉल्यूम। जी बेटा, अगर आपने मास फाइंड करना है तो वॉल्यूम को दूसरी साइड पे ले जाए तो डेंसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी वॉल्यूम के साथ। ये देखें जरा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई
वॉल्यूम, और फिर आप अगले स्टेप पे चले जाए, मास एक साइड पे आ गया तो आपने डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी 8 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 3 और 60 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -6। ये दोनों वैल्यूज आपने डेंसिटी की और वॉल्यूम की दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। अब 8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 480 आ जाएगा, और इसी तरह 10 रेज़ टू द पावर -6 और 10 रेज़ टू द पावर 3 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 - 6 बनेगा जी बेटा। तो ये फाइनल आंसर 10 रेज़ टू द पावर -3 आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप पॉइंट को जंप करवाएं, तो पॉइंट आपका है राइट साइड पे, यहां से जंप करवाएं आगे तो क्या पावर बनेगी बेटा, ये 10 रेज़ टू द पावर 3 पॉजिटिव में बनेगी, क्योंकि आपका पॉइंट किस तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये जो 10 रेज़ टू द पावर 3 पॉजिटिव में आएगा वो इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर 0.48 किलोग्राम आ जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो 1000 है इसका ये बटे में जाना है, ये बटे में 1000 जाएगा, उसके 3 जीरो के हिसाब से जो आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 0.480। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। जी बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, अ ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये बेटा उसकी सारी डायमेंशंस उसने दे दी हैं। मतलब कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं, कोई भी ब्रिक किस तरह की होती है बेटा, क्यूब की तरह की। क्यूब के अंदर आपके पास 3 डायमेंशंस होती हैं, उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है और उसकी हाइट है। ठीक है, लेंथ, ब्रिथ और हाइट, ये 3 चीजें आपके पास होती हैं। अगर ये तीनों डायमेंशंस आपके पास दी हुई हैं तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और हर साइड का एरिया भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है जी। तो तीनों डायमेंशंस उसने हमें दे दी हैं। इफ इट्स मास इज 5 किलोग्राम, वो जो ईंट है उसका मास है 5 किलोग्राम, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विद द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। ठीक है बेटा। अब ईंट को वो कहता है चाहे आप मतलब ऐसे रखें, फिर ऐसे टेढ़ा करके रखें, फिर ऐसे करके रखें, जिस तरीके से भी रखें, 3 तरीके हैं ना, 3 तरीकों से आप उसको रख सकते हैं। तो जैसे भी रखें, जो प्रेशर बन रहा है वो फाइंड करें और बताएं मैक्सिमम कब लग रहा है और मिनिमम कब लग रहा है। ठीक है, वो अभी आपको बता देते हैं। जी बेटा, ये मिसाल के तौर पर कोई ईंट की तरह ये मैंने एक क्यूब बना दिया है। अब देखें, जो वैल्यू ज्यादा थी वो हमने किधर लिख लिया, ज्यादा लंबाई की तरफ हमने लिख लिया, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू मैंने 10 लिख ली है, और ये अंदर वाली वैल्यू जो ये वाली है ये मैंने 5 लिख ली है। ठीक है बेटा। अब देखिए जरा, अगर ये 5 है तो ये ऊपर वाली भी 5 है। ठीक है ना, ये क्यूब है ना, आमने सामने वाली साइडें बराबर होंगी। इसी तरह अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है। अब इसके फेस कितने बन रहे हैं, फेस वैसे तो बेटा 6 होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके डिफरेंट फेसेस कितने बन रहे हैं, वो 3 बन रहे हैं। देखिए जरा, ऊपर वाला फेस है F1, तो जो एरिया ऊपर वाले फेस का होगा ना, वही एरिया इसके नीचे वाली फेस का होगा। इसी तरह से जो एरिया सामने वाला F2 है उसका होगा, वही एरिया बैक साइड जो इसकी होगी, फ्रंट के बैक साइड पे, उसका भी उतना ही एरिया होगा। इसी तरह जो एरिया साइड वाला है वही एरिया दूसरी साइड वाला होगा। ठीक है ना, इसलिए हम जो एरियाज हैं वो कितने यूज करेंगे, सिर्फ थ्री फेसेस के, F1 फेस, F2 फेस का एरिया, F3 फेस का एरिया, सिर्फ 3 फेसेस यूज करेंगे और इन्हीं का प्रेशर निकाल लेंगे। जो प्रेशर F1 फेस लगाएगा वही नीचे वाला लगाएगा, जो सामने वाला फेस प्रेशर लगाएगा वही पीछे वाला लगाएगा, जो प्रेशर साइड वाला फेस लगाएगा वही दूसरी साइड वाला लगाएगा। ठीक है ना, तो हम 3 फेस का प्रेशर सिर्फ फाइंड करेंगे। ये बेटा लेंथ L1, L कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर है, मिसाल के तौर पर ये वाली ले लें 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और विड्थ आप 10 सेंटीमीटर ले लें, ये वाली जो है इसको 10 सेंटीमीटर कह लें। तो इसकी हाइट है h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये 5 गलती से लिख दिया गया था इसलिए मैंने 20 सेंटीमीटर काट के इसको कर दिया है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद आप देखें, अब मास ऑफ द ब्रिक वो कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम। द एरिया ऑफ द ईच फेस ऑफ द ब्रिक, मैंने 3 फेसेस आपको बताए हैं बेटा, F1, F2 एंड F3। हर फेस का एरिया भी अब निकालेंगे। देखिए फेस 1 का एरिया क्या आएगा, देखिए तो जरा, ये 10 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। देखिए, तो 10 और 5 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए एरिया A1, फेस 1 का एरिया क्या कहा हमने, A1, तो A1 किसके बराबर आ गया, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर। अब सेंटी कैसे खत्म करना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो मीटर का स्क्वायर है ये सेंटी का भी स्क्वायर है। इसका मतलब 10 रेज़ टू द पावर -2 नहीं लिखेंगे, बल्कि -4 लिखेंगे। ये कैसे बना है, ये मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ये एक्चुअली सेंटीमीटर होल स्क्वायर है। ये सेंटी का भी स्क्वायर है, मीटर का भी स्क्वायर है। तो सेंटी की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर -2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 रेज़ टू द पावर -4 आएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा वो 50 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर आएगा। इसी तरह से फेस 2 का एरिया क्या आएगा, देखिए तो जरा, ये 10 मल्टीप्लाई होगा और ये 20 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर इसका एरिया आएगा।
तो 10 और 20 मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा ये आपके पास 200 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया 2 जो है तो सेंटी खत्म करेंगे 10 रेज़ टू द पावर -4 भी साथ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एरिया फेज 3 का देखें जरा, फेज 3 बेटा, फेज 3 जो है वो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 बन रहा है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जरा तो ये पूरा 100 बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 के साथ क्या आ जाए 10 रेज़ टू द पावर -4 आएगा, क्योंकि हमने ये सेंटी खत्म किया है। तो ये तो आपको पता चल गया है। आगे चलें जी बेटा, अब हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। ये तो गिवन डाटा था ना, और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया एसआई यूनिट्स में। अब प्रेशर ऑफ फेज 1 ये हमने फाइंड करना है, P1 नाम दे लें उसको। प्रेशर फेज 2 P2 फाइंड करना है, और इसी तरह प्रेशर फेज 3 P3 फाइंड करना है। ये चीजें हमने बेटा फाइंड करनी है। तो चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। जी बेटा, प्रेशर ऑन फेज 1, अब वो क्या होगा, प्रेशर का कुलिया आपको आता है P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स किसके बराबर होगी, mg के। ये क्यों बेटा, जब भी आप अंडर ग्रेविटी एक्ट करते हैं ना, ये देखिए जरा, ईंट है, ईंट को अगर आप छोड़ेंगे तो नीचे जाएगी ना। तो जमीन पे अगर हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर ये प्रेशर लगा रही है तो किसकी वजह से लगा रही है बेटा, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और जो ग्रेविटी की फोर्स होती है उसी को तो वेट कहते हैं बेटा। तो इसलिए हमने फोर्स की जगह पे वेट लिखना है। अब हम F नहीं लिखेंगे, बल्कि F की जगह पे W या mg लिखेंगे, ठीक है। वो आपको नजर आ रहा है, देखिए जरा लेजर। तो बेटा यहाँ पे mg ओवर A1 आ जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू गिवन है वो है 5 और g की वैल्यू होती है 10, ठीक है। और नीचे A1 जो फेज 1 का एरिया है वो लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा जी। तो ये जो कैंसलेशन होगी 5, 10 और 50 की, तो आंसर फाइनल जो आपके पास आना है बेटा, ऊपर भी 50 बन गया, नीचे भी 50 बन गया, तो आंसर आया 1। और ये 10 रेज़ टू द पावर -4 जब ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो आंसर आ गया है 1 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4 पास्कल। इसी तरह फेज 2 का आपने प्रेशर फाइंड करना है, तो F ओवर A2 की जगह पे लिखेंगे mg ओवर A2, ठीक है जी। ये क्यों आया है वो आपको पता है, ये साइड पे लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू वेट है, तो W इज इक्वल टू होता है mg के। जी बेटा, फिर से वैल्यूज पुट करें, और वैल्यूज पुट की हमने, तो 5 क्रॉस 10 हमारा 50 बन जाएगा ओवर 200। इनको कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.25 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4। ये पॉजिटिव कैसे हुआ, क्योंकि इसको ऊपर लेके गए हैं। तो ये हमारे पास, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे, पॉइंट को अगर बैक साइड पे लेके आएंगे, राइट साइड पे मूव करवाएंगे, तो बेटा क्या होगा, अगर पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो पावर आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो नेगेटिव -2 और +4, इनका आंसर क्या आएगा, +2 आएगा, ठीक है। 25 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 2 पास्कल आ गया दूसरा आंसर। इसी तरह फेज 3 पे जाएंगे तो F ओवर A3 आ जाएगा mg ओवर A3। तो mg की वैल्यू पुट करें, ओवर A3 की वैल्यू पुट कर दें। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल जो आंसर आना है 0.5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4, या फिर ये पॉइंट अगर पीछे मूव करवाएंगे तो ये आएगा 5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 3। अच्छा बेटा, अगली स्लाइड पे चलें जरा, आपको नजर आएगा, ये देखिए जरा। तो अब जो 3 आंसर आपके पास आए हैं वो कौन कौन से आए हैं देख लें बेटा। एक तो P1 आंसर आया है, जो फेज 1 का प्रेशर है P1, वो आया है 1 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4, ये बनता है 10,000, 10,000। अच्छा बेटा, जो P2 साइड का फेज का प्रेशर है, F2 फेज का प्रेशर है P2 है, और उसका आंसर है 25 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 2 पास्कल, ये बन रहा है 2,500। तो जी बेटा, उसके बाद है P3, इस फेज का जो F3 फेज का प्रेशर है वो है, ये बन रहा है 5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 3, ये बन रहा है 5,000। जी बेटा, तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर लग रहा है वो फेज 1 पे लग रहा है, और उसका है 10,000 पास्कल। और जो सबसे कम है वो बन रहा है P2 फेज पे या F2 फेज पे बन रहा है, और वो बन रहा है 2,500, 2,500 बनेगा बेटा प्रेशर, ठीक है। इट मींस मैक्सिमम P1 है और मिनिमम P2 है। हेंस द मैक्सिमम प्रेशर ऑन फेज 1 is 1 cross 10 raised to the power 4 Pascal. The minimum pressure on phase 2 is 25 cross 10 raised to the power 2 Pascal. जी बेटा, अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। जी बेटा, छठा न्यूमेरिकल है आपका, what will be the height of the column in barometer at sea level if mercury is replaced by water of density 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, where density of mercury is, वो भी दी हुई है, ठीक है बेटा। तो वाटर की डेंसिटी भी दी हुई है, मर्क्यूरी की डेंसिटी भी दी हुई है। एक आपके पास क्या है, बैरोमीटर कॉलम जो है उसका आपने लेवल बताना है, ठीक है, कि लेवल कितना होगा कहाँ पे, तो सी लेवल पे, ठीक है बेटा। तो मर्क्यूरी को किसके साथ रिप्लेस कर दिया गया है, वाटर के साथ। तो जी बेटा, अब हम अपना कुलिया इस्तेमाल करते हैं, जो जी बेटा, जी तो बेटा, गिवन डाटा डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू है रॉ W फॉर वाटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और डेंसिटी ऑफ मर्करी रॉ M फॉर मर्करी
13.6 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो किसके बराबर है, g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर p = है 101,325 पास्कल। ठीक है जी बेटा, ये इसको रट्टा मार लें, ये सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये है। सेम फॉर बोथ वाटर एंड मरकरी, ये दोनों के लिए सेम होता है। तो जी बेटा, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम अगर आपने फाइंड करनी है, आपने ये कुलिया पढ़ा है, ठीक है, इसको जरा याद करें जरा। प्रेशर इज इक्वल टू होता है रॉ जी एच के बराबर। रॉ के साथ डब्ल्यू लिख दिया गया क्योंकि वाटर के लिए डेंसिटी है, और एच के साथ भी डब्ल्यू लिख दिया गया क्योंकि ये वाटर की हाइट होगी। ठीक है जी बेटा, तो इसको रीअरेंज अगर आप करेंगे तो एच डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा पी ओवर रॉ डब्ल्यू जी। ठीक है जी, तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर दी। प्रेशर पी, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, 101325, और नीचे रॉ की वैल्यू है 1000 क्योंकि वाटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी ही लिखी जाएगी, और जी की वैल्यू आपने 10 लिख देनी है बेटा। इनको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर जो आना है 10.132। ठीक है, ये वाला आंसर आना है आपके पास। अब जो आपकी बुक पे ऊपर आंसर लिखा है वो लिखा है 10.3, तो 10.3 कैसे आएगा भला? जी बेटा, अगर आप 10 जो ग्रेविटी यूज की है उसकी जगह पे एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 यूज करते हैं ना, तो फिर आपका आंसर आएगा 10.3। तो इस 10 की जगह पे 9.8 यूज करके आंसर निकाल लें, चाहे 10 के जरिए आंसर निकाल लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है जी, आपको नंबर पूरे मिलेंगे जी। तो बेटा अगला न्यूमेरिकल जो आपका है, सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ कार द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 500 न्यूटन। अब एक कार है, ठीक है जी, उसकी ब्रेक्स आपने लगानी है, जाहिर बात है उसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो कौन सा है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, उसके अंदर लिक्विड होता है। ठीक है बेटा, अब आपने पांव के साथ उसको दबाना है, तो जाहिर बात है आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और वो प्रेशर बना रही है सिलेंडर के एरिया के जरिए से। ठीक है जी, जो आप फोर्स लगा रहे हैं पांव के जरिए से वो कितनी है, 500 न्यूटन। और वहां पे जो सिलेंडर है, पहला छोटा सिलेंडर, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल। और अब दूसरी तरफ कार के जो पैड होते हैं, ब्रेक पैड होते हैं, उनके ऊपर जाके कितना प्रेशर लगेगा, जो बड़ा सिलेंडर है वो कितना प्रेशर आगे लगाएगा। ठीक है, तो वो हमने फाइंड करना है। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन, और फोर्स कितनी लगेगी उस पिस्टन पे, बड़े पिस्टन पे, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो आपने प्रेशर फाइंड करना है बड़े पिस्टन पे, और दूसरा आपने फोर्स फाइंड करनी है। दो चीजें बेटा आपने फाइंड करनी है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जी बेटा, सबसे पहले गिवन डाटा है एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन, वो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, तो फिर से सेंटी को खत्म करें। उसका तरीका बार बार मैं हर दफा साथ लिखता हूं ताकि आपको पता हो कि जो ये स्क्वायर होता है ना, ऐसे यूनिट का ये जो आपका प्रीफिक्स होता है उसका भी स्क्वायर होता है, तो ये जब इसको खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻⁴। तो ये A1 आपके पास आ गया। F आपको पहले ही ऐसे यूनिट में दिया हुआ है, तो इसी तरह बड़ा पिस्टन जो है उसका एरिया जो है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था, उसको भी कन्वर्ट किया हमने ऐसे यूनिट में, 20 क्रॉस 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल। ठीक है, कितना प्रेशर आगे जा रहा है। ठीक है, मतलब दूसरा जो बड़ा पिस्टन है वहां पे कितना प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है, फोर्स एट लार्ज पिस्टन, तो जो लार्ज पिस्टन है वहां पे फोर्स जाके कितनी लग रही है, ये दोनों चीजें बेटा आपने फाइंड करनी है। जी बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रेशर का कुलिया आपको आता है, P इज इक्वल टू होता है F1/A1। तो कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि यहाँ पे P1 क्यों नहीं लिखा हुआ या P2 क्यों नहीं लिखा हुआ, तो बेटा ये आपने जब पास्कल्स लॉ पढ़ा था ना, तो आपको पता होगा कि प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन सेम ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, जितना प्रेशर छोटे पिस्टन पे बन रहा था उतना प्रेशर ही बड़े पिस्टन पे बनता है। ठीक है जी, ये जो एरिया का डिफरेंस है यही डिफरेंस लेके आता है फोर्स में। ठीक है जी, तो जी बेटा, तो अब जो छोटा पिस्टन है वहां पे जो प्रेशर बन रहा है वो किसके बराबर है, 500 ओवर मतलब F1 की वैल्यू पुट कर दी और A1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी, अब 5 और 500 को जब कैंसिल करेंगे आंसर आएगा बेटा 100। अब उस 100 के कितनी, अगर 10 उस 100 के 2 जीरो हो गए, और 10⁻⁻⁴ ऊपर जाके पॉजिटिव 4 हो जाएगा। अब इसके 4 जीरो, 2 जीरो उसके, 4 जीरो इसके, तो टोटल हो गया 6 जीरो। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको आपने पावर में कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगा 1 क्रॉस 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से आपने प्रेशर तो फाइंड कर लिया, ये वो प्रेशर है जो छोटे पिस्टन पे एग्जर्ट हो रहा है, और यही आंसर किसके लिए है बेटा, बड़े पिस्टन के लिए भी है। मतलब पूरे लिक्विड में यही प्रेशर रहना है। ठीक है ना, ये पास्कल्स लॉ है।
तो इसलिए आपको ये P1 P2 लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से F2 जो प्रेशर है वो इज इक्वल टू है PA2। अब ये P कहां से लेंगे, वही प्रेशर जो अभी फाइंड किया है वही हम इस्तेमाल करेंगे। A2 आपको गिवन था 20 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो वो इस्तेमाल कर लेंगे बेटा। तो यहाँ पे आपने दोनों वैल्यूज लिख देनी है। ये कैसे कुलिया बना, इसी कुलिये को रीअरेंज करके आपने 2 के लिए इसको बना दिया F2 इज इक्वल टू PA2। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, बस इसको सॉल्व करें। 21 से मल्टीप्लाई होगा 20 आ जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 6 और 10 रेज़ टू द पावर -4 इनको जब सॉल्व करेंगे तो रह जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 2। अब 2 इसका मतलब है ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे तो ये बन जाएगा 2000 न्यूटन। F2 वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है बेटा, अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जी बेटा, अगला न्यूमेरिकल है आपका 6.8। फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन डीप सी डाइवर एट डेप्थ ऑफ 10 मीटर वेयर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज, वो आपको दी हुई है। सी वाटर की डेंसिटी आपको दी हुई है, आपने क्या करना है, फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन द डीप सी डाइवर। ठीक है जी, कोई डाइवर है, उसने डाई किया है कहां पे, सी के अंदर, और वो नीचे चला गया है। कितना नीचे गया है, 10 मीटर गहराई में चला गया। कितना डीप गया है, 10 मीटर डीप गया है। ठीक है, तो मींस हाइट हो या डीप हो, इसको हमने किसके साथ लेना है, एच के साथ। तो ये हाइट है या कह ले यहाँ पे डेप्थ है, तो एच इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये केस कैसे हो रहा है, अंडर ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है ना, आप जब डाइव करते हैं मुझे बताएं तो जरा, आप नीचे क्यों जा रहे हैं, पानी में नीचे क्यों जा रहे हैं बेटा, आप जा रहे हैं ग्रेविटी की वजह से। इट मींस ये अंडर ग्रेविटी ये केस हो रहा है। वेयर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, वो आपको दी हुई है। चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा, तो गिवन डाटा सबसे पहले लिखा करें, लाजमी इसका एक नंबर होता है, गिवन डाटा लिखने का एक नंबर आपको मिल जाता है बेटा। एच इज इक्वल टू 10 मीटर, ये आपको दिया हुआ है डेप्थ। इसी तरह डेंसिटी कितनी है, वो भी दी हुई है आपको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये यूज करना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब प्रेशर का कुलिया आपने रॉ जी एच पहले भी कई दफा यूज कर चुके हैं, तो यही फार्मूला लिखना है, आपने वैल्यूज लिखनी है और मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा बेटा। अच्छा, इसको आपने पावर में कैसे कन्वर्ट किया, आपने पॉइंट देखे राइट साइड पे होता है जिसके साथ ना हो, यहां से जंप करवाएं 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे। ठीक है, तो कितने नंबर जंप किया, 5 नंबर जंप किया, तो ये आ गया 1.03 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो हमने कन्वर्जन की है ये साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्जन है। ठीक है जी बेटा, आगे चलें बेटा, ये तो आसान न्यूमेरिकल था। अगला न्यूमेरिकल है आपका, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन। ये हाइड्रोलिक प्रेस वाला ही आ गया है टॉपिक। तो लार्ज और स्मॉल पिस्टन दोनों के एरियाज दिए हुए हैं ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस इज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, स्मॉल पिस्टन का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लार्ज पिस्टन का बन गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, तो उसी तरतीब से आपने लेनी होती है वैल्यूज। व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट 400 न्यूटन। ठीक है जी, कितनी फोर्स एक्सर्ट की जाए कि आप कितना वेट उठा सके, 4000 न्यूटन, सॉरी 4000 न्यूटन वेट आप उठा सके, कितनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। तो ये हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, गिवन डेटा। जी बेटा, गिवन डेटा सबसे पहले A1 एरिया जो है, ठीक है, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सेंटी को खत्म करें तो ये आ जाएगा 10 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -4। ये मैंने तरीका बताया हुआ है कैसे आया है -4 ये। इसी तरह से एरिया A2 किसके बराबर आएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फोर्स जो आपको फाइनल जो फोर्स दी हुई है, मतलब आपने कोई भी वेट उठाना है बेटा, मुझे बताए ना जरा, कोई वजन आपने कोई गाड़ी रखी हुई है पिस्टन के ऊपर, वो उठानी है, 4000 न्यूटन की गाड़ी है जी। ठीक है, ये वेट है ना गाड़ी का, अब वही तो फोर्स होगी। ठीक है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये इक्वल होंगे, जो वेट है गाड़ी डाउनवर्ड जो वेट लगा रही है, ठीक है, वही तो फोर्स है जो पिस्टन ऊपर की तरफ लगाएगा। ठीक है, तो ये बातें समझ लें, इसीलिए तो F2 इज इक्वल टू, इसी तरह से बेटा अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, F1 फाइंड करना है। चलिए ये गलती से लिखा गया है, चलिए इसको मैं F1 कर देता हूं अगर आप कहते हैं बेटा। तो जी बेटा, ये मैंने इसको काट के, ये समझ लें ये 1 हो गया, ये लीजिए, तो ये F1 हो गया। ठीक है जी, जी बेटा, तो F1 आपने फाइंड करना है क्योंकि ये F2 दूसरे बड़े पिस्टन पे लग रहा है ना,
ये जो 4000 न्यूटन है। द प्रेशर विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ये पास्कल्स लॉ बेटा कह रहा है, ड्यू टू द पास्कल्स लॉ। देन P1 इज इक्वल टू P2, ये P1 P2 भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये अंडरस्टूड होता है। F1 ओवर A1 इज इक्वल टू होगा F2 ओवर A2, ठीक है जी, ये कुलिया आपने पढ़ा हुआ है। तो P1 इज इक्वल टू आ गया F2 ओवर A2 क्रॉस A1, ठीक है जी, ये कुलिया रीअरेंज किया, जो हमने फाइंड करना था एक तरफ कर लिया और बाकी सब एक तरफ कर लिए। तो अब बेटा इनकी वैल्यूज पुट कर दें, F2 की वैल्यू 4000 न्यूटन है और जो A2 की वैल्यू है वो 100 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -4 है और जो A1 की वैल्यू है वो 10 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -4 है। ये देखिए जरा, -4 वाली वैल्यू और -4 वाली कैंसिल हो गई, एक जीरो ये वाला और एक जीरो 10 वाला ये कैंसिल हो गए, एक जीरो ये वाला और एक जीरो ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये 400 सिर्फ आंसर आएगा। F1 कितना आ गया, 400 न्यूटन। जी बेटा अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये न्यूमेरिकल आपका थोड़ा ग्राफ टाइप है, तो बहुत आसान है, देख लें। इन अ हॉट एयर बलून द फॉलोइंग डेटा वाज रिकॉर्डेड, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड फाइंड आउट। तो जी बेटा एक बैलून आपने देखा होगा, बड़े ममालिक में लोग क्या करते हैं, एक नीचे टोकरी सी बांध लेते हैं और बहुत बड़ा बैलून होता है, उसके अंदर गैस भर लेते हैं, गर्म हवा भर लेते हैं। उसको क्या करते हैं, वो गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है ना, वो ऊपर उठती है। अब जाहिर बात है जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, हवा उसके ऊपर जो है एटमॉस्फेयर वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, उसका जो दबाव है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब ऊपर जितना बैलून जाएगा एयर प्रेशर उतना कम होता जाएगा और बैलून उतना ही ज्यादा एल्टीट्यूड हासिल करेगा, उतना ही ऊपर जाना उसके लिए आसान होता जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, ये भी एक समुद्र की तरह ही है, ये पानी की जगह पे यहाँ पे हवा मौजूद है, ठीक है। तो जितना आप ऊपर जाएंगे हवा का दबाव उतना ही कम होगा, ठीक है ना। इसी तरह से तो अब आपने क्या करना है, व्हाट वुड बी द एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल। वो कहता है जब वो नीचे बैलून था, जमीन पे खड़ा था, तब उसका एयर प्रेशर कितना था उसके ऊपर, वो फाइंड करें। एट व्हाट हाइट द एयर प्रेशर वुड हैव बीन 90 किलो पास्कल, और 90 किलो पास्कल कितनी हाइट पे जाके उसका प्रेशर बनेगा, ये हमने बतानी है। दो बातें जी बेटा, गिवन डाटा जो है, एल्टीट्यूड की वैल्यूज गिवन है आपको, 6 एल्टीट्यूड की वैल्यू गिवन है और 6 ही प्रेशर की वैल्यूज गिवन है, और प्रेशर की वैल्यू किलो पास्कल में गिवन है, ठीक है बेटा। इन वैल्यूज की मदद से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम अपने आंसर्स निकाल देंगे, ठीक है बेटा। चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। जी बेटा इस ग्राफ को आपने गौर से देखना है जरा। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर स्केल आपको लिखे नजर आ रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे जो आपने स्केल लिए हैं वो कौन से हैं, 1 सेंटीमीटर और वो बराबर है 100 मीटर के, ठीक है ना। ये ना इसके ऊपर बेटा बॉक्स बने होते हैं छोटे छोटे, अगर मैं आपको एरो के जरिए बता सकूं, ये जो इतना इतना बॉक्स है ना, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर है, इसको उसने किसके बराबर रख लिया है, 100 मीटर के। इसी तरह अलोंग द वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 2 किलो पास्कल। ऊपर की तरफ भी तो ये जो बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक, ये जहां तक आपका लेजर लाइट आप देखिए ना जरा, ये जो है 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो इतना एरिया है उसको हम क्या फर्ज करेंगे, 2 किलो पास्कल के बराबर। अब देखिए आपने ग्राफ बना देना है। वैसे आपने जो पेपर में ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर जरूरत ही नहीं है आपको यूज करने की, बस ये स्केल लाजमी लिखे। स्केल लिखने के बाद आपने क्या करना है, लाइनें लगानी है और दो दो के फर्क से ले लें, जिस तरह उसने लिया हुआ है। यहाँ पे 80 किलो पास्कल से शुरू किया है और कहां तक गया है, 108 किलो पास्कल तक उसने ये बना लिया है सारा ग्राफ, दो दो के फर्क से। इसी तरह से बेटा जो उसने हाइट ली है, एल्टीट्यूड, वो एक्स एक्सेस पे ली है और वो जीरो से शुरू की है, 200 400 दो दो 100 के फर्क से उसने 2000 तक गया है, ठीक है बेटा। तो अब आपको पता है अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो आप ओरिजिन पर हैं, ग्राफ के ओरिजिन पर हैं। अगर आप ग्राउंड पे हैं, सी लेवल पे हैं, तो इट मींस आप ग्राफ के ओरिजिन पर हैं। तो यहाँ पर आपने अपना पहले ग्राफ बना लेने, पॉइंट लगा लेने हैं, जो गिवन वैल्यू है उसके हिसाब से आपने पॉइंट लगा लेने। फिर उन पॉइंट्स को एक स्केल की मदद से आपने आपस में मिला देना है। जब उनको आप आपस में मिला देंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी, वो सीधी लाइन यहाँ तक ही जाएगी ना जहां तक मेरी लेजर लाइट है, लेकिन उस सीधी लाइन को आपने स्केल के जरिए से आगे भी ले जाना है, ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जरा, ये यहाँ पे कट कर रहा है 102 के थोड़ा सा नीचे, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 101 किलो पास्कल, ठीक है ना। ये 101 किलो पास्कल अप्रोक्सीमेटली बन रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाए, ये पहला आंसर तो आ गया हमारा, ठीक है ना। 101 किलो पास्कल को अगर आप कन्वर्ट करेंगे अकेला पास्कल में तो वो फिर ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो कन्वर्जन कर लें या ना कर लें तो आंसर आपका 101 किलो पास्कल भी ठीक है। उसके बाद बेटा दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने ये बताना था कि कितनी हाइट होगी अगर 90 किलो पास्कल का प्रेशर हो, तो हाइट कितनी होगी, ठीक है, हमने हाइट बतानी।
तो सबसे पहले तो 90 वाला पॉइंट यहां से ढूंढे, फिर उसकी सीध में सीधा इस तरफ आ जाए बेटा, सीधा ये जहां पे भी आके कट करे वहां से सीधा नीचे आ जाए। सीधा आप नीचे आएंगे तो ये 1000 और 12000 के दरमियान कहीं आएगा। तो ये कोई यहाँ पे वैल्यू बन रही है 10,000 से थोड़ा सा मतलब 1000 से, सॉरी ये 1200 है, ये 1000 है, इसके 1000 1200 और 1000, ये 1000 के पास कहीं पॉइंट बन रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली बन रहा है ये वाला 1020। ये जो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है ये बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 1020। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1.02 किलो पास्कल। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो इसी तरह ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, इस तरह के न्यूमेरिकल कम ही आते हैं पेपर्स में, तो वैसे हम समझ लिया है हमने। तो जी बेटा अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। वो न्यूमेरिकल है इफ द प्रेशर इन अ हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज्ड बाय एन एडिशन ऑफ 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइड्रोलिक प्रेस वाला टॉपिक है आपका बेटा। प्रेशर पहले से ही लगाया हुआ है, मतलब आपने कोई ब्रेक्स है मिसाल के तौर पर, अगर ब्रेक्स के ऊपर आपने प्रेशर लगाया हुआ है, ठीक है, तो अब आपने मजीद प्रेशर लगाया, वो कितना लगाया है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर पहले भी लग रहा था, आपने मजीद लगा दिया उसके ऊपर। ठीक है, अब जब आपने मजीद प्रेशर लगाया है तो आगे पैड के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, या कोई लोड उठाने वाली मशीन है तो एक तरफ उसके प्रेशर बढ़ाया है तो वो कितना लोड दूसरी तरफ और उठाएगी। ठीक है ना, एक तरफ अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है ना तो दूसरी तरफ कितना मजीद लोड उठाएगी वो हमने बताना है। ठीक है जी बेटा, तो चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ जी बेटा। न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन डाटा आपने गौर से देखना होता है। गिवन डाटा में बेटा प्रेशर, गिवन डाटा का एक नंबर होता है, बार बार बता रहा हूं आपको, गिवन डाटा लाजमी लिखा करें बेटा। प्रेशर इज इक्वल टू है 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटी को खत्म करेंगे तो क्या आएगा 10 रेज़ टू द पावर 4। अब ये पॉजिटिव में आ गई है, बच्चे परेशान हो जाएंगे बेटा। एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गौर से देखिए तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर का मतलब होता है ये बटे में है, ये नीचे है। ठीक है, बटे से वैल्यू जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये +4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब परेशान नहीं होना, ये 10 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर +4 आएगा। तो ये जो सेंटी को खत्म करना है वो किस तरीके से खत्म करना है ये बार बार बता भी चुका हूं, ये हर दफा मैं लिख भी देता हूं, तो इसको बेटा आप देख लीजिएगा। आगे है प्रेशर P इज इक्वल टू है 10 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4, ये बन चुका है हमारा, ये अभी बनाया हमने। आगे बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपको दिया हुआ है वो कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है मीटर में, तो सेंटी को खत्म करें, ये 10 रेज़ टू द पावर -4 आएगा। ये देखिए ना, यहाँ पे पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं था इसलिए यहाँ पे -4 आया, यहाँ पे पर सेंटीमीटर स्क्वायर था ये माइनस, और वो सेंटी वाला माइनस खत्म हो गए तो यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव आया, यहाँ पे माइनस में आया। जी बेटा, टू फाइंड फोर्स हमें फाइंड करनी है बेटा, मजीद कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है, तो मजीद कितना वेट, कितना लोड आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपने फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो लोड होता है ना, कोई किसी भी चीज का जो लोड है बेटा, समझे कोई गाड़ी आप पिस्टन के जरिए से ऊपर उठा रहे थे, ठीक है, तो वो क्या लगा रही है लोड। इसका देखिए जरा मेरे हाथ के इशारे की तरफ देखिए तो आपको समझ आ जाएगी, तो ये लोड क्या है, वो वेट ही तो है बेटा, और वेट क्या होती है, फोर्स होती है। इसका मतलब हमने फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ये हमें कुलिया पता है, इसको रीअरेंज करें, ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रेशर के साथ, और F इज इक्वल टू आ जाएगा P क्रॉस ए। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जी बेटा, P की वैल्यू ये पुट कर दी और प्रेशर की वैल्यू ए की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। अब 10 और 50 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। 10 रेज़ टू द पावर -4 कैंसल, और 10 रेज़ टू द पावर 4, ये दोनों एक दूसरे के बटे में आएंगे, जवाब 1 आएगा। तो ये 1 जब 500 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा, कोई असर नहीं होगा। तो इससे जवाब हमारा जो फाइनल आ गया है वो 500 न्यूटन आ चुका है बेटा। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जी बेटा, तो लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा, द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ कार। ठीक है जी, हाइड्रोलिक जो सिस्टम है हमारा ब्रेक सिस्टम, उसके ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी है, विद इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, वो कितनी लगा रहे हैं फोर्स, हम 500 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं छोटे पिस्टन पे। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल के अंदर प्रेशर कितना ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, फोर्स ऑन द ब्रेक पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बेटा। देखिए जरा, एक तो ये है कि आपको पहला केस दिया हुआ है जिसके अंदर छोटा पिस्टन है और फोर्स आप पाँव के साथ लगा रहे हैं, ब्रेक्स आप लगा रहे हैं। ठीक है, अब
वो 500 न्यूटन और छोटे पिस्टन की वैल्यू, ठीक है, इनको यूज किया जाएगा फर्स्ट केस में, ठीक है। तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इसका सेकंड केस आ जाएगा। अब सेकंड केस में हमने क्या करना है, तो फोर्स फाइंड करनी है, और जो पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया, वो कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल की तरफ। जी तो न्यूमेरिकल को गौर से देखें। सबसे पहले इसके दो केसेस बन रहे हैं, जिस तरह पहले अभी आपको बताया है F1 और F2, छोटे पिस्टन वाला और बड़े पिस्टन वाला। ये मैंने लाइन लगा के इसीलिए सेपरेट कर दिया है। गिवन डाटा जो है आपका, फोर्स ऑन द ब्रेक पैडल पिस्टन वो कितनी लग रही है 500 न्यूटन। क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटे पिस्टन का वो कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको पता है ना कैसे कन्वर्ट करना है। सेंटी को खत्म करेंगे तो 10⁻⁻⁴ क्यों आया, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये सेंटी का भी स्क्वायर था। वो कैसे कन्वर्ट हुआ है ये मैंने लिखी हुई है पूरी लाइन। अच्छा बेटा, उसके बाद आगे आ जाए, तो ये तो हो गया फर्स्ट केस का गिवन डाटा। अब सेकंड केस का गिवन डाटा भी लिख ले जरा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेक, ठीक है, वो A2 जो बड़े पिस्टन का है वो कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो सेंटी खत्म करेंगे 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। तो जी बेटा ये आपने लिख लिया। उसके बाद है, अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रेशर अप्लाइड बाय द पेडल पिस्टन। जो आपने पांव के साथ प्रेशर लगा रहे हैं ना छोटे पिस्टन पे, वो आपने फाइंड करना है। इसी तरह से फोर्स ऑन द ब्रेक पिस्टन F2, जो F2 पिस्टन है ना, बड़ा पिस्टन है, उसके ऊपर जो F2 फोर्स लग रही है वो फाइंड करनी है। तो पहला फार्मूला लगा के आप प्रेशर निकाल लें। P इज इक्वल टू आ गया F1 ओवर A1। तो ये F1 की वैल्यू और A1 की वैल्यू पुट करें बेटा। उसके बाद 500 से हल हो जाएगा। तो ये जब कैंसिल होंगे तो 100 क्रॉस 10⁻⁴ कैसे आया आपको पता है। ये 10⁻⁻⁴ ऊपर जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स प्रिंसिपल द प्रेशर इज द सेम, हेंस ये पहले भी बता चुके हैं कि प्रेशर सेम रहता है, ठीक है ना। जो प्रेशर शुरू में लिक्विड को दे दिया है वो एंड तक वही रहना है, ठीक है। तो इट मीन प्रेशर दूसरे केस में भी वही इस्तेमाल होगा। अब इसी फार्मूले को रीअरेंज कर लें, ए को दूसरी साइड पे ले जाए तो एफ आपके पास आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा पी मल्टीप्लाइड बाई ए। तो सेकंड केस है इसलिए 2 साथ लिख दिया है। प्रेशर के साथ कभी नहीं लिखना क्योंकि प्रेशर सेम रहता है पूरे केस में। तो पी आ जाएगा आपका 1 क्रॉस 10⁻⁶ जो अभी हमने फाइंड किया बेटा, ठीक है। और जो आपका A2 है वो गिवन है 20 क्रॉस 10⁻⁻⁴। जब इनको सॉल्व करेंगे, ये देखो 20 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो ये तो 20 आ गया। अब 10⁻⁶ और 10⁻⁴ इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा 10⁻² प्लस का सिर्फ बचेगा, मीन आपके पास बचा 100। तो 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2000। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर आ चुका है। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। जी बेटा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। बेशक अल्लाह ही सारे मसले हल करने वाला है, मेरा अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।